नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल न्यूज होती है, ठीक है, उसकी मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, ताकि आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और इसमें भी करंट में जो भी कोई टॉपिक चलते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी या डीएस के टॉपिक से रिलेटेड हो, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, स्पेशल लेक्चर के थ्रू। इसमें हमने ऑलरेडी एक मैंने आपसे बात की थी, जिसमें हमने चर्चा किया था कि जो भी फार्म बिल है, ठीक है, 3 बिल है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फिर फार्मर एश्योरेंस ऑन प्राइस एंड फार्म सर्विस बिल और एसेंशियल कमोडिटी बिल। तो तीनों बिलों के क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, वहां पे क्या क्या जो फार्मर है उनकी बात थी, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे था, ठीक है, जो प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या था, वो सारी बातें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। पान के गल्ले पे जो हम सॉल्यूशन डिस्कशन करते हैं वो वाला नहीं, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो आप लिख सके एग्जाम में, जिसके आपको एडिशनल अच्छे मार्क्स मिल सके। तो वो भी मैंने सारे टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं, वो स्पेशल लेक्चर फार्म बिल पे, ठीक है, जो कृषि विधेयक है, ठीक है, अभी तो प्रेसिडेंट ने उसमें साइन कर दिया है तो एक्ट बन के इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे डिस्कशन फार्म बिल के संदर्भ में ही किया हुआ है। सारे पॉइंट क्या क्या प्रॉब्लम है, किसान क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या क्या फेस करेंगे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, स्टेट का रोल क्या है, स्टेट क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, एपीएमसी एक्ट में चेंजेस करने का राइट स्टेट के पास है, ठीक है, सेंटर ने फार्म बिल के जो भी चेंजेस एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जो भी चेंजेस किए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं दिखा है तो आप देख लीजिएगा, तो सारे आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं। और समझने के लिए आप डेली जो एनालिसिस लेक्चर है वो देख सकते हैं, जिसमें मैं जो जरूरी बात है वही मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ, विद एग्जांपल, विद स्टार्ट, विद फिगर, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और जो भी कोई टॉपिक हो वो आप अच्छे से समझ सके। तो इसी में आज भी काफी सारी न्यूज भी ज्यादा है, ठीक है, रिपीटेड टॉपिक भी ज्यादा है, तो जितने जरूरी है उतने पॉइंट मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे आज वो है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ठीक है, वहां पे भी अभी लेबर रिफॉर्म में भी, लेबर कोड में भी 3 बिल पास हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे हमने देखे हुए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड इंटरनेशनल ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं, आज इस पे नहीं बात होगी है, आज बात होगी जो वेजेस के ऊपर, ठीक है, यानी जो इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम थी, ठीक है, यानी न्यूनतम वेतन या वो सारे पॉइंट है, एक्ट है, उसकी बात आज करनी है डिटेल में। तो बारी बारी से जितने भी पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये एक प्रकार से चेक एंड बैलेंसेस टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। सबसे पहले कि भाई जितने भी वेजेस बिल है, ठीक है, यानी कोई भी वर्कर है तो उसके कार्य के लिए उसको कितनी अमाउंट देनी चाहिए या कितनी अमाउंट देनी होगी, उसके बारे में। तो सबसे पहले फिक्स वेजेस क्या है, जिसके हम देखते हैं। वेजेस में मेनली आप डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, तो आप दो प्रकार से विभाजित कर सकते हो। एक के काम के अनुसार वेजेस, ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिलता है, यानी 1 घंटे का मान लो तय कर दिया जाए 100 रुपया या 200 रुपया, ठीक है। और दूसरा वो घंटे के हिसाब से, काम के हिसाब से, वर्किंग हिसाब से, यानी आप कितने प्रोडक्टिव हो उस हिसाब से आप कार्य करते हो, वहां पे उस प्रकार से चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो टाइम बेस्ड होते हैं। और दूसरा होता है कॉमन वेजेस, जिसमें आप पर डे, पर वीक और पर मंथ समझे हो, यानी मान लो एक कंडीशन में आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको पर डे 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है, आपसे जितना भी कार्य करवाया जाए, सुबह 8 से लेकर रात के 8 12 घंटे भी काम करवाया जाए, ठीक है, उसके भी आपको 200 रुपये तय किए गए उतने मिलेंगे, या उस दिन पूरा दिन बिठाया जाएगा तब भी 200 ही मिलेंगे, ठीक है, यानी वो पर डे। फिर पर वीक, यानी मान लो एक हफ्ते का हम आपको 1000 रुपए देंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम पर मंथ का आपको मैं
जनरल बता रहा हूँ आपके समझने के लिए। टाइप के हिसाब से फिक्स वेजेस यानी पे कर दिया जाए, आप महीने में कितना भी प्रोडक्टिव काम करें कि ना करें, मान लो हम आपको महीने के 10,000 रुपए ही देंगे, ठीक है, आप करोड़ों का फायदा कराओ तब भी भले और कुछ ना करो तब भी भले, ये फिक्स वेजेस हो गया। दूसरा हो गया कि भाई काम के आधार पे, यानी आप करोड़ का फायदा कराओ तो आपको 10 लाख रुपए सैलरी देंगे या 1 लाख रुपए सैलरी देंगे, ठीक है, उस हिसाब से, यानी काम बेस या जितने प्रोडक्टिव उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो फिक्स वेजेस है उस पर बात की जा रही है, उस पे यानी जो भी कोई वर्कर है उसके कार्य के लिए कितना वेतन दिया जाना चाहिए, वो लिमिटेशन होनी चाहिए। आपको ज्यादातर इसमें जितने भी आंकड़े दिए हैं वो याद नहीं रही, आपको थियोरिटिकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा याद रखना। सबसे पहले वेजिस नक्की करने का आधार क्या होना चाहिए, वो जिस भी बच्चे को पता है, ठीक है, वो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करे किस बेसिस पे वेजिस डिसाइड होता है, वर्कर का वेजिस किस बेस पे डिसाइड होता है, जिसको भी पता है वो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। दूसरा, एक यहाँ पे टर्म है जो कि है फ्लोर वेजेस, ठीक है, यानी ग्राउंड लेवल पे वेजेस तय करना। एक बार तय हो जाती है फिर उसको जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको क्या नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल यानी रियलिटी, यानी मैं आपसे बात करूं कि भाई कोई भी, जैसे मैंने अभी आपसे बात की भाई दिन के 200 रुपए देंगे या 300 रुपए देंगे, ये ओरली हो गई, ये जनरल हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट पे यानी आपने दो कंडीशन आप चेंज देख सकते हैं, तीन कंडीशन आप देख सकते हैं, तीनों समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा गांव, ठीक है, जो उसको हम रूरल एरिया कहते हैं, फिर आता है सिटी जिसको हम अर्बन एरिया कहते हैं, और उसके बाद आएगा मेट्रो सिटी, ठीक है, और इसके बाद वाली कंडीशन आईएफएस ऑफिसर को लागू होती है, जो है जो फॉरेन एम्बेसिडर के रूप में जाएंगे, ठीक है, या भारत के डिप्लोमेट्स के रूप में जाएंगे वो, लेकिन अभी वो अपने काम का नहीं है, अभी हम वर्कर के ऊपर ही देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे या आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी जो सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है, अलाउंसेस दी जाएंगे, वो इसी बेस पे होंगे। सबसे पहले रूरल एरिया में आप है तो उस प्रकार से, फिर सिटी अर्बन एरिया में उस प्रकार से, और मेट्रो सिटी में है तो उस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो ये सब जगह देखने को मिलेगा आपको, आप जहाँ पे भी है उस हिसाब से आपको अलाउंसेस या जो भी कोई खर्च है उसके हिसाब से डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे फ्लोर वेजेस की, यानी गांव में है तो कितना देंगे, शहर में है तो कितना देंगे, ठीक है, उस हिसाब से, और मेट्रो सिटी में है तो कितना देंगे, यानी वो फ्लोर वेजेस पे डिसाइड होगा कि वहां पे कंडीशन क्या है। अगर कोई इंसान वहां पे रहता है, ठीक है, तो ये मैं पहला क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा हूँ कि वेजेस जो डिसाइड होते हैं, ठीक है, वर्कर के, वो किस आधार पे होते हैं, ये आधार आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उस और इसके अंदर जो जो भी मेजर प्रावधान है, ठीक है, सारे एक्ट आपको इन डिटेल प्रिपेयर नहीं करने हैं, उन एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, जो लेबर के रिफॉर्म के लिए, लेबर के कार्य के लिए, लेबर की एक्टिविटी के लिए जरूरी है, जो उनको पेमेंट के स्वरूप में दिए जाएंगे, ये बात, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखिए बारी बारी से समझते हैं। एक तो हो गया वेजेस डिसाइड, उसमें आपको मनरेगा पता होगा जिसमें पर डे वर्करों को 100 रुपये दिया जाता है वेजेस के स्वरूप में, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या गया था कि भाई आप मिनिमम वेजेस डिसाइड करो। मिनिमम वेजेस यानी मान लो कि आपने 100 रुपया या 200 रुपया मिनिमम फ्लोर वेजेस डिसाइड कर लिया है, यानी आप 200 रुपया तय करते हो तो जो भी वर्कर है उसको 200 रुपया तो कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है, यानी वो लोअर लिमिट है। फ्लोर वेजेस है वो मीडियल नहीं है, याद रखना है, वो लोअर लिमिट है, यानी इतना तो देना ही है, उससे ज्यादा आप दे सकते हो या इसके अलावा भी आप कुछ दे सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं दे सकते हो, तो वो चीज है। दूसरा कि कितना होना चाहिए और कितना है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सभी चीजों के लिए वर्कर के क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। याद रखिएगा बारी बारी से, यहाँ पे कंटिन्यूस एक थ्योरी फॉर्म में मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करता जाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले ये सारे जो एक्ट है उसके मेजर प्रावधान है वो आपको गूगल कर लेने, ठीक है। वेजेस डिसाइड कैसे होते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फ्लोर वेजेस क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मनरेगा जिस स्कीम है जो कि रूरल एरिया में स्कीम है, ठीक है, तो वहां पे फ्लोर जो भी डिसाइड होता है वो फ्लोर वेजेस के ऊपर ही उनको क्या दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, ताकि जो वेजेस है उसका कोई प्रॉब्लम ना है। अभी ये वेजेस दिया जा रहा है, इफेक्टिव है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं, उसमें कोई दुविधा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए, वर्कर की प्रॉब्लम देखने के लिए एक इंस्पेक्शन होना चाहिए। अब ये इंस्पेक्शन करेगा कौन, इंस्पेक्शन करेगा गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, जो भी गेजेटेड रैंक का ऑफिसर होगा वो इसको इंस्पेक्ट करेगा कि भाई वेजेस बराबर से दिए जा रहे हैं या जो भी दिए जा रहे हैं उसमें सारे जो भी पैरामीटर है उस पर ध्यान दिया गया है कि नहीं दिया गया,
वर्कर इससे सेटिस्फाई है कि नहीं, वर्कर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन मैंने आपसे बीच में डिस्कस की थी इन प्रीमाइसिस के रूप में कि भाई मान लो कोई एक कंपनी है जिसके जो मालिक है या वहां के जो भी कोई वर्किंग पर्सन है उसने डिसाइड किया कि हम वर्करों को पर डे 200 रुपए देंगे। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है, ढूंढना मत कि भाई मान लो कि भाई 200 रुपए डिसाइड किया है वर्कर को पर डे तनख्वाह के फिक्स रूप में। ठीक है, लेकिन वहां पे जो भी कोई मैनेजर होगा या तो कोई भी जो ऑर्गेनाइज करता होगा वर्कर को, वो क्या करेगा, वर्कर को बोलेगा भाई हम तुम्हें पर डे के 150 रुपये पे किए हैं, 150 रुपये ही देंगे। हालांकि डिसाइड 200 रुपये ही है, कंपनी दे तो 200 रुपये ही दे रही है, लेकिन ये जो इंचार्ज है मैनेजर है वो वर्करों को 150 रुपये ही दे रहा है, यानी पर वर्कर 50 रुपये कौन रख रहा है, मैनेजर रख रहा है। ठीक है, ये चीज भाई आप 200 रुपये डिसाइड किए हो तो वर्करों को डिसाइड किए उसको तो देना ही है, क्योंकि मैनेजर और जो भी कोई व्यक्ति है जो कि इन सभी को संभाल रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर या कोई भी व्यक्ति, तो उसको क्या कर रहा है कि भाई जो तय हुआ है उसमें से वो 50-50 रुपये काट रहा है। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में देखा था। ठीक है, जो भी कोई कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी कोई वर्कर कार्य करते हैं वहां पे ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये हमने बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था वर्करों की प्रॉब्लम के अंदर, तो फिर से मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। ये सेम चीज अभी यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि ये सब देखिए, अभी कंपनी ने ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, कंपनी ने 200 रुपया तय किया है। ठीक है, अभी ये मैनेजर साहब है वो वर्करों को 150 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एक इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करेगा कि भाई ऊपर से 200 रुपये दे रहा है, वर्कर को पूछेगा भाई तुमको कितना मिल रहा है, वर्कर बोलेंगे भाई हमको तो 150 रुपये मिल रहा है, तो फिर ये मैनेजर को पकड़ेंगे भाई 150 रुपये क्यों मिल रहा है, ऊपर से तो 200 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसको पकड़ के इसको बाहर करेंगे, यानी प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई गेजेटेड ऑफिसर है वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे जो मेंशन है वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, जो भी कोई गेजेटेड ऑफिसर है वो है पार्ट एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, उसके पास विदाउट लीगल पावर आप उसको क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के ऊपर ही उसको आप एज ए ट्रिब्यूनल वर्क करवा रहे हैं, यानी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स बात है, आपको तीन पता होगी, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरे होते हैं लेजिस्लेटिव और तीसरे होते हैं जुडिशरी। ठीक है, सबका अलग अलग कार्य है, जैसे लेजिस्लेटिव का कार्य है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का कार्य है लॉ इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का कार्य है यदि किसी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में कोई भी कार्य को अच्छे से नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको जरूरी है तो पनिश करना या प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, ताकि गवर्नेंस अच्छे से कार्य कर सके। तो जो गेजेटेड ऑफिसर है वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, सारी जो भी कोई कार्य होंगे उसको देखेंगे, कोई जरूरी है तो एडवाइस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में वो एज ए ट्रिब्यूनल कार्य करेंगे और फैसला सुनाएंगे। ठीक है, किसी भी कार्य में प्रॉब्लम है कि नहीं है वो सुन के उसके ऊपर कोई भी जजमेंट देना एक कार्य है जुडिशरी का। ठीक है, करवाया किससे जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गेजेटेड ऑफिसर है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये जो चेक एंड बैलेंसेस है वहां पे प्रॉब्लम है कि भाई आप प्रॉपर लेबर लॉ है, ठीक है, वेजेस लॉ है, वो इंप्लीमेंट करने के लिए आप जो भी प्रोसीजर फॉलो करें वहां पे चेक एंड बैलेंसेस वाला रूल है वो आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी दूसरी चीज कि भाई मान लो गेजेटेड ऑफिसर जाएगा चेक करेगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने हायर जो रैंकर है उस ऑफिसर को इंटीमेट करेगा, पूरा इंफॉर्मेशन देगा और वो जाके सजा सुनाएगा किसको, यहाँ पे जो भी कोई कार्य हो रहा है उसको। ठीक है, अभी उसका भी जो सीनियर पर्सन होगा जो सेक्रेटरी पद पे होगा वो भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होगा। तो फिर से आप वही कर रहे हो कि भाई एग्जीक्यूटिव पर्सन से आप जुडिशरी वाला, ठीक है, विदाउट लीगल पावर के आप उसी से एज ए ट्रिब्यूनल कार्य करवा रहे हो। दूसरी चीज यहाँ पे जो बताई गई है कि भाई मान लो किसी भी कंडीशन में ये जो लेबर लॉ है, ठीक है, पेमेंट वेजेस है, ठीक है, मिनिमम वेजेस है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत दिखाई दी, ठीक है, तो आप उसको कोर्ट में ले जाके या एज ए ट्रिब्यूनल आप उसको मिनिमम कोई पेनल्टी या सजा सुना देते हो। ठीक है, तो इससे आप कभी भी जो लेबर लॉ है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे जो कि लेबर के बेनिफिट में आए। ठीक है, ये चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई मान लो आप उसको कोई स्मॉल पेनल्टी दे दो, ठीक है, वायलेशन के लिए, यदि वो सारे रूल्स फॉलो नहीं करते, लेबर कोड है वो और जो भी कोई पेमेंट वेजेस एक्ट है वो, तो आप उसको यदि सामान्य उसको कोई भी सजा कर देते हो या पेनल्टी लगा देते हो जिसको वो पे करके आजाद हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण की वजह से आप कभी भी जो लेबर लॉ है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट
नहीं कर पाओगे। ये चीज को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी कि कोई भी जगह पे, जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई एज अ पर्सन एग्जीक्यूटिव जो गेजेटेड ऑफिसर है वो एज अ ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा है, जिसको उसके पास क्या नहीं है, इतनी पावर नहीं है। तो ये जो चीज है वो हमने जो एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव में बात की थी आपसे डिटेल में कि भाई जो भी कोई व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, वो एज एग्जीक्यूटिव भी कार्य कर रहा है, वही व्यक्ति एज जुडिशरी भी काम कर रहा है, ठीक है, जिसको उसको राइट्स नहीं है, जो पूरे सिस्टम से अलग है, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंसेस की जो इश्यू है उसको हाईलाइट कर रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आपको पूछा जाए, याद रखना कोड ऑफ वेजिस में क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बतानी है कि भाई जो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसी व्यक्ति से लीगल बेस पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूप में एज ए ट्रिब्यूनल कार्य करवाया जा रहा है, जिसको खाली क्या करना है, प्रॉब्लम सुननी है या उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसियां बनानी है, उससे जुडिशियल कार्य करवाया जा रहा है कि भाई आप भी प्रॉब्लम सुनो, ठीक है, आप ही उसमें जजमेंट दो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे डिटेल में हाईलाइट की गई है। इसके अलावा लेबर कोड में भी क्या चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। फिर से इस इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये बात हो रहा है जनरल कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में, ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी से यानी 2021 तक हमारे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। मैं आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं करूंगा जो गावी कोवैक्स एलायंस है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, वो चीज है कि भाई पहले आपको कोवैक्स एलायंस पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कोवैक्स एलायंस है वो पता होना चाहिए। कोवैक्स एलायंस क्या है, तो कोवैक्स मेडिसिन नहीं है, याद रखेगा, मैंने काफी बार बताया कोवैक्स क्या है, ऐसा करके आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो हड़बड़ी में मेडिसिन या वैक्सीन मत लिख देना, ठीक है। कोवैक्स एलायंस एक ग्लोबल एलायंस जो कि कार्य करेगा जो भी कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्टेड पर्सन है या जो भी कोई इंस्टीट्यूट है जिसको कोरोना वायरस का टेस्टिंग करवाना है, मेडिसिन चाहिए, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, जो प्रोवाइड करवाना, जो सर्विस प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाना, तो ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है वो है कोवैक्स एलायंस, ठीक है। गावी कोवैक्स अभी ग्लोबली काम कर रहा है, जो कि 78 हाई इनकम कंट्रीज है उसको क्या कर रहा है, उसको बाइंड कर रहा है कि भाई हम सभी मिलके जितने भी कंट्री है जहां पे वैक्सीन नहीं बन रही, ठीक है, वो सारे जो कंट्री है जो जहां पे वैक्सीन बन रही है, जैसे कि इंडिया, जहां पे हमने देखा था कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, स्पेशली जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, दूसरा हमने देखा था स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन है जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद बेस है वो बना रही है। तो ऐसी जो इंडियन कंट्री है जो कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, तो ऐसी कंट्रियों के द्वारा जो भी मेडिसिन बनाया जाए वो ग्लोबली सबके लिए इजीली अवेलेबल हो जाए, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। तो ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है उसका नाम है गावी कोवैक्स एलायंस, ठीक है, याद रखेगा कोवैक्स एलायंस, खाली कोवैक्स देते तो आपको याद रखना है ये ग्लोबल जो कार्य किया जा रहा है वैक्सीन अवेलेबल करवाने के लिए उसका पार्ट है। मेडिसिन या वैक्सीन समझ के टिक करके मत आ जाना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जितने भी केसेस है उसके टेस्ट करने का जो रैपिड टेस्ट करते हैं या आरटीपीसीआर करते हैं वो जितना हो सके फ्री हो सके इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए ग्लोबल। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि बात की जा रही है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं और पुलिस कमिश्नर होते हैं उसके कार्य को लेके, दोनों की पावर को सेपरेशन लेके कि इसका कार्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए गए हैं जो कि दंगे से, चक्का जाम से या प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे सबसे पहले रोल आता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। आपको पता हो कि भाई कहीं पे भी कोई दंगा होता है, ठीक है, कलेक्टर क्या है, कलेक्टर का सबसे बड़ा कार्य क्या है, तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा 144 धारा लगवाना, ठीक है, कर्फ्यू लगवाने का पावर किसके पास होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है, डीएम के पास होता है, ठीक है, ये सभी को पता होता है। तो ऐसी ही चीज है, और उसमें कुछ भी कार्य होता है तो वहां पे पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है, या किसी का भी कार्य यदि अच्छे से ना हो, प्रॉपर इम्प्लीमेंट तरीके से ना हो जैसे होना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसका जिम्मेदार कौन, तो उन सारी चीजों पे जितने भी व्यू है, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल होना चाहिए आइडियली, वो आपको पता होना चाहिए। सेम पुलिस कमिश्नर का। लेकिन जो भी कोई कार्य रहते हैं इन दोनों के एक्चुअल फील्ड में, इसमें कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी जो काम है, उसी काम के नीचे लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन और पीसफुल जो भी एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करने का काम पुलिस कमिश्नर का भी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई कोई दंगे वाली कंडीशन हो जाती है या कोई प्रोटेस्ट वाली कंडीशन हो जाती है तो डीएम का भी रोल उसमें आता है। ठीक है, जब ये दोनों इकट्ठा होते हैं तब इन दोनों को कैसे कार्य करना उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, देख लीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही है बेलारूस के बारे में। ठीक है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये जो कोरोना पेंडेमिक है वहां पे जो ल्यूकेस ने को है, ठीक है, अलेक्जेंडर ल्यूकेस, उसने फिर से खुद को क्या प्रेसिडेंट जाहिर कर दिया। ठीक है, तो इसका जो बेलारूस की पब्लिक है वो क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अपने काम का नहीं है और इंडिविजुअल न्यूज पे कभी कुछ आ जाए ऐसा देखने को भी नहीं मिलता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो चीजें होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, वो आपको पता होनी चाहिए इंटरनेशनली क्या चल रहा है। तो वो देख लीजिएगा, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है। और आज फिर से एक मीटू के ऊपर एक टॉपिक आया है। ठीक है, अपने काम का है मीटू, जो भी है वो इंडिविजुअल नहीं। ठीक है, आपको ब्रॉड जो आइडिया होना चाहिए वो आपको देख लेना है। और मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वोडाफोन वाला जो टॉपिक है वो, जैसे इसकी बाकी बातें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करके रखी हुई है। ठीक है, और बाकी जो आप पॉइंट आप देख सकते हैं, पूरे पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपको पढ़ लेने होंगे, जो एडिशनल पॉइंट है जो हमने डिस्कशन किए उसके अलावा। तो ये सारे पॉइंट मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि ये सारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत में है वहां से बात करते हैं कि भाई वोडाफोन के ऊपर इंडिया ने जैसे 22,000 करोड़ का जो ट्राई के द्वारा जो ग्रोस वैल्यू टैक्स है वो इम्पोज किया था। ठीक है, इसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल, उसमें वोडाफोन ने क्या किया था, अप्लाई किया था किसके लिए, जस्टिस के लिए। और इस ट्रिब्यूनल ने वोडाफोन के फेवर में क्या दिया, डिसीजन दिया है। ठीक है, जो कि बेस्ड था इंडियन नेदरलैंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर। अब वोडाफोन ने क्या रखा था कि भाई सबसे पहले इंडिया ने 2012 में क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस किया। फिर जो भी कोई ग्रोस वैल्यू थी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया। फिर उसके ऊपर उन्होंने ना भरने का पेनल्टी लगाया। ठीक है, फिर टाइम पेनल्टी अलग अलग लगा के टोटल 22,000 करोड़ का वोडाफोन के ऊपर पेमेंट करने के लिए क्या किया, दौड़ लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो गवर्नमेंट का पक्ष था उसकी बात मैं कर लेता हूँ आपको डिटेल में। यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन आपको मेजरली पता होना चाहिए कि जो भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, यानी जो पूरे एक से ज्यादा कंट्रियों में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनका कार्य क्या रहता है। ज्यादातर केसेस में आपने इनकम टैक्स में आपने देखा होगा जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके अलावा जो भी कोई यूनियन है वहां पे उनके अलावा जो भी कोई टैक्स सिस्टम होती है वो होती है इनकम बेस्ड। ठीक है, टैक्स सिस्टम भी आपको प्रिपेयर करनी है इकोनॉमी के अंदर। तो ये ऐसी जो एमएनसी कंपनियां होती है, यहाँ पे वोडाफोन की बात हो रही है तो मैं वोडाफोन के एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा। वो क्या करती है, जिस केस में भी उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो क्या करती है, जहां पे भी जिस भी कंट्री में कम टैक्सेस हो, ठीक है, वहां पे वो अपना प्रॉफिट क्या करती है, वहां से शेयर करती है। ठीक है, ताकि उनको कम से कम टैक्स पे करना पड़े, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन बाकी जो लॉसेस होते हैं वो सारे जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं। ठीक है, ताकि उनको बेनिफिट ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो और टैक्स कम पे करना पड़े ग्लोबली। ऐसा कार्य हर एक जो एमएनसी कंपनी उनके द्वारा किया जाता है। तो सेम ऐसा ही किया गया था वोडाफोन के द्वारा। ऐसा गवर्नमेंट का पक्ष था कि भाई उनको जो ये पूरा डील हुआ था, ठीक है, वो पूरे डील में उन्होंने जो मेनली वहां पे पूरा डील था उसके जो परसेंटेज वाइज थे, ठीक है, उतना ही टैक्स उन्होंने पे किया जबकि उसको ज्यादा पे करना था। अभी इस जो टैक्स सिस्टम है, ठीक है, इसको टैक्स टेररिज्म भी कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया वो तो आप समझ सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यानी एक ही कंपनी पे पहले आप टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है उसमें चेंजेस करते हो, उसके द्वारा टैक्स कैलकुलेट करते हो, वो ना भर पाने के कारण उस पर पेनल्टी लगाते हो, फिर लेट फी चार्जेस लगाते हो। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करने के लिए क्या करते हो, जोर देते हो। ठीक है, तो अभी इसको देखा कैसे जा रहा है कि भाई ये जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जिसे आर्बिट्ररी कोर्ट है,
और परमानेंट आर्बिट्रेरी कोर्ट है, ठीक है। मैंने आपको काफी बार बताया है, ये कोई इंस्टीट्यूशनल बेस नहीं है, ये डेली बेस पे नहीं होती है। आपको नीड है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जज आएंगे, वो सारा आपका जो भी कोई प्रॉब्लम है वो डिटेल में सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे। अब बात आती है कंपनी की, भाई कंपनी के फेवर में फैसला जाता है तो वो किसको मान्य करना पड़ेगा, इस कंडीशन में इंडिया को मान्य करना पड़ेगा। अब इंडिया मान्य करता है कि नहीं करता है वो इंडिया पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मान लो कि इसका इम्पैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके ऊपर पड़ेगा। किस प्रकार से कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर क्या समझेंगे कि भाई देखो हम इंडिया में कोई भी कंपनी डालें, ठीक है, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिस्प्यूट हुआ और हम इंटरनेशनली कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे अपने फेवर में डिसीजन आता है, लेकिन इंडिया तो ऐसे डिसीजन मानता ही नहीं है। तो हम इंडिया में यदि कंपनी खोले और 15-20 साल कार्य करें और अच्छे पोजीशन पे आ जाए तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे डिटेल में बताई गई है, कितना इम्पैक्ट करता है वो देखने की बात है। दूसरा कि जो एक ट्रिब्यूनल है उन्होंने बताया कि भाई वोडाफोन को टोटल लीगल प्रोसीजर फाइट करने में 40 करोड़ का भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो भी इंडिया को देना चाहिए। ये बात यहाँ पे हाईलाइट की गई। आज ग्लोबल जो सिनारियो है, ठीक है, उसके ऊपर ग्लोबल कॉमन्स की बात आई है, सेल्फ गवर्नेंस ऑफ लोकल कॉमन्स की बात आई है। तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या बात हो रही है। तो काफी सारे जो क्लाइमेट के प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक तो है, उसके अलावा फायर फोर्स, जो फॉरेस्ट में फायर है वो हमने देखा, फ्लड देखा, ड्रॉट देखा, सबसे महत्वपूर्ण है आर्कटिक आइस वाला, ठीक है। ये टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आपको ना पता हो, ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक करंट अफेयर में डिस्कशन में होते हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमें हाईलाइट करना है वो ये चीज है, ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स यानी यहाँ पे बात हो रही है हवा पानी की, ठीक है, यानी जितनी भी हवा है वो किसी एक कंट्री की है या किसी एक रीजन की है, इस प्रकार से उस पर कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, उसको एक ही नेशन के जो जुडिशियल लॉ है उसके द्वारा उसको रेगुलेट भी नहीं किया जा सकता है। मान लो कि भाई इंडिया अगर तय कर ले कि भाई ये हमारी जो एशियन रीजन की जो भी हवा है, ठीक है, उसको शुद्ध करना है और इसके लिए हम लॉ लेके आएंगे, तो सभी कंट्री पे तो लागू नहीं होंगे, ठीक है। इसके द्वारा जो भी कोई डिसीज की कंडीशन है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है, बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन है, ओवर फिशिंग है, प्लास्टिक वेस्ट है, और दूसरा केमिकल जो भी है वो हम पानी में छोड़ते हैं, तो ये सारी ग्लोबल कॉमन्स है। क्योंकि मान लो कि भाई इंडिया से जो भी कोई सी एरिया है वहां पे प्लास्टिक फेंकते हैं या कोई केमिकल सी में छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया की बॉर्डर में नहीं घूमते रहेंगे, वो पूरे पानी को दूषित करेंगे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बाकी देशों में भी होगा सेम प्रकार से। बाकी देश भी जैसे कार्बन इमिशन में चाइना सबसे आगे है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो भी कोई कार्बन इमिशन होगा तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई उसका असर खाली चाइना को ही होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई हमको ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, हवा पानी और भूमि, ये सारे जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको सबको साथ मिलके आना पड़ेगा। जो ग्लोबल कॉमन्स एरिया है वहां पे नेशनल जो जुडिशरी है, ठीक है, वो कार्य अच्छे से नहीं कर सकती। तो कहा क्या जा रहा है कि भाई इंडिविजुअल सेल्फ गवर्नेंस, यानी इंडिया है तो इंडिया, बाकी कोई कंट्री है तो अपनी कंट्री, वहां पे जो भी कोई लोकल है, लोकल गवर्नमेंट है, वही अच्छे से इंप्लीमेंट करे कि भाई वो जो भी कार्बन इमिशन है उसको कम करे, प्लास्टिक का यूज है उसको कम करे, ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस करे, कोल का इस्तेमाल ना करे, ठीक है, हवा और पानी को प्रदूषित ना करे, ठीक है। ये हम सब इंडिविजुअली जब काम करेंगे तब जाके ये जो ग्लोबल कॉमन्स है उस पर हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो ये चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और ज्यादातर रिलीवेंट भी है, ठीक है। थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन इफेक्टिव है। इसको इम्प्लीमेंट, एक ही चीज आता है वो आता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने लॉ लाने पड़ेंगे या जो भी कोई इन्वेस्टमेंट की या फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो कौन करेगा, ठीक है। इस पे काफी टाइम से भी बहस चल रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके आगे बाकी जो न्यूज है उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूँ। आज इंडिया ने डेनमार्क के साथ ग्रीन अलायंस ट्रीटी साइन की है, ठीक है। ये सबसे पहली अलायंस है जो इंडिया ने डेनमार्क के साथ की हुई है। दूसरा, मालाबार एक्सरसाइज में फिर से मुद्दा चर्चा में आया है, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अभी भी डिसीजन हो रहा है क्वाड फॉर्मेशन में, जो ऑलरेडी मालाबार एक्सरसाइज में आपको पता होगा इंडियन पैसिफिक जो रीजन है जहां पे पहले इंडिया, अमेरिका, जापान, तीन
कंट्री थी वो मालाबार एक्सरसाइज करती थी, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी एंटर होना चाहता था, तो इस पे हम काफी टाइम से जो क्वाड का फॉर्मेशन है उसके लिए मैंने आपसे बात की थी ऑलरेडी। ये जो क्वाड बनेंगे तो वो सारे मिलिट्रिकल जो बेसिस होंगे इंडिया के, वो नॉन मिलिट्रिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। मेनली इस चीज को देखा जा रहा है कि भाई जो भी इंडियन पैसिफिक रीजन है और पैसिफिक रीजन है, दोनों पे अच्छे से क्या होगा, जो इंडियन नेवी है उसका कंट्रोल होगा, वहां पे शांति बनाए रखेगी, ठीक है। जबकि चाइना है उसका मानना यह है कि यदि ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट हो रहा है तो इंडिया है वो एंटी चाइना अलायंस तैयार कर रहा है, इस प्रकार से मैसेज जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की हुई है सारे पॉइंट। यदि आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की है। इसमें इंडिया, अमेरिका और जापान पहले तीन थे जो मालाबार एक्सरसाइज करते थे इंडियन पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ना चाहता है, जिसका डिसीजन इंडिया अभी नहीं लिया, ठीक है। डिसीजन ऑन पेंडिंग, ठीक है, फाइनल डिसीजन नहीं है। तो फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी, तब डिटेल में बात करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था जो अजरबैजान है और अर्मानिया है, ठीक है, उनके बीच जो डिस्प्यूट था नागोर्नो कोराबख रीजन को लेके, वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, जहां पे मैंने मैप बेस आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी। जो भी बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर लेक्चर देखते हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, अपना नाम, एरिया का नाम, रीजन का नाम, ठीक है। थैंक यू सर, प्रेजेंट सर कमेंट कीजिएगा तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर के लेक्चर है वो देखते हैं और करंट अफेयर की प्रिपरेशन करते हैं। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।